नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह अब भारत की राजनीति से आंदोलनों का इतिहास ही मिटा देना चाहते हैं। क्या ये कोशिश है कि भविष्य में कोई जेपी जैसा आंदोलन, कोई अन्ना जैसा आंदोलन या कोई किसान आंदोलन दोबारा कभी खड़ा ही ना हो सके। आखिर क्यों अमित शाह ने 1974 के बाद हुए तमाम आंदोलनों पर रिसर्च का आदेश दे दिया है? क्या ये लोकतंत्र में जन आंदोलनों की ताकत को कमजोर करने की तैयारी है या फिर ये वाकई देश की स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर लिया गया बड़ा कदम है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार आंदोलनों की जड़ों तक पहुंचने की आड़ में जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1974 से, वही साल जब जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन से लेकर पूरे देश को झंझोर दिया था, नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। उस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था और नतीजा निकला था इमरजेंसी। इमरजेंसी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था, लेकिन यही इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यही वजह है कि अमित शाह ने इस रिसर्च का दायरा 1974 से शुरू करने को कहा है। सवाल यह उठता है कि क्या अमित शाह को डर है कि कहीं फिर कोई आंदोलन सत्ता की नींव ना हिला दे? अब जरा सोचिए, 2011 का अन्ना आंदोलन याद है, जब जन लोकपाल की मांग पर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे। उस आंदोलन ने यूपीए सरकार की साख गिरा दी और 2014 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। उसके बाद किसान आंदोलन देखिए, 3 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक लाखों किसान डटे रहे। उस आंदोलन ने मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अब अगर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ऐसे आंदोलनों के पीछे स्वार्थी ताकतें होती हैं, तो यह सवाल लाजमी है कि आखिर जनता की नाराजगी और असली मुद्दे कहां गए? क्या हर आंदोलन को विदेशी फंडिंग या देशी विरोधी ताकतों से जोड़कर देखना सही है? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी बीपीआरएनडी को आदेश दिया है कि 1974 के बाद हुए सभी बड़े आंदोलन और प्रदर्शनों की गहराई से पड़ताल की जाए। क्यों हुए, कैसे शुरू हुए, कैसे फैले और कैसे खत्म हुए, यहां तक कि आंदोलन की फंडिंग कहां से आई, कौन लोग पीछे थे, कौन संगठन में सक्रिय थे, सबका विश्लेषण किया जाएगा। सवाल यह है कि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो क्या वह महज पैसों की वजह से उतरती है या फिर अपनी रोजी रोटी, अपने अधिकारों, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए? रिपोर्ट कहती है कि शाह ने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि वित्तीय जांच एजेंसियों को भी इस मिशन में शामिल कर लिया है। ईडी, एफआईयू और सीबीडीटी जैसी एजेंसियां अब आंदोलन के पीछे छिपी फंडिंग को खंगालेंगी। यानी यह जांच होगी कि पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया। पर दोस्तों, यहां सबसे तीखा सवाल यही उठता है, क्या गरीब किसान, मजदूर या बेरोजगार युवा जब आंदोलन करते हैं तो उसके पीछे सचमुच अरबों की फंडिंग होती है या फिर ये महज सरकार का एक नया नैरेटिव है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके? इतना ही नहीं, शाह ने बीपीआरएनडी से कहा है कि धार्मिक सभाओं का भी अध्ययन किया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में स्टाम्प पैड और भगदड़ जैसी घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए। इसके लिए एक एसओपी बनेगी ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सवाल यह है कि क्या ये धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा की आड़ में धार्मिक जमावड़ों की निगरानी और कंट्रोल करने का रास्ता है? इसके अलावा एनआईए, बीएसएफ और एनसीबी को पंजाब में खालिस्तान, उग्रवादी और
अपराधी गैंग से निपटने का अलग ब्लूप्रिंट बनाने को कहा गया है। लेकिन फिर वही सवाल है, क्या हर विरोध, हर सभा, हर आंदोलन को आतंकवाद, खालिस्तान या नक्सलवाद से जोड़ना सही है? क्या इससे लोकतंत्र का मूल अधिकार यानी विरोध करने का अधिकार कमजोर नहीं होगा? दोस्तों, आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। यही आंदोलन है जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाया, यही आंदोलन है जिन्होंने इमरजेंसी के ताले तोड़े, यही आंदोलन है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, और यही आंदोलन है जिन्होंने किसानों के हक की लड़ाई जीती। लेकिन अब अगर सरकार आंदोलन की फाइलें खंगाल कर पुलिस और जांच एजेंसियों को एसओपी बनाने के लिए कहेगी, तो यह डर साफ दिखता है कि कहीं फिर कोई आंदोलन सत्ता की नींव ना हिला दे। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमित शाह वास्तव में देश की सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं या फिर विपक्ष की संभावनाओं को कुचलना चाहते हैं? क्या ये रिसर्च वाकई आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित लोकतंत्र देगी, या फिर ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सड़कों पर उतर ही नहीं पाएगी? क्या यह कदम सुरक्षा है या सेंसरशिप? और आखिर में दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी आंदोलन अचानक नहीं फूटता, उसके पीछे जनता का गुस्सा, तकलीफ और उम्मीदें होती हैं। अगर सत्ता जनता की आवाज नहीं सुनेगी तो आवाज हर हाल में उठेगी, चाहे फाइलों के अध्ययन से उसे पहले से पहचान लिया जाए या ना पहचान लिया जाए। तो दोस्तों, आपसे सीधा सवाल है, क्या सरकार को आंदोलन रोकने की रणनीति बनाने से पहले जनता की तकलीफों को दूर करने की रणनीति नहीं बनानी चाहिए? क्या ये रिसर्च आंदोलन को खत्म करेगी या फिर बड़े आंदोलनों का रास्ता खोलेगी? दोस्तों, यही है आज की सबसे बड़ी बहस, और इसका जवाब आपको तय करना है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।